नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट लाइव। चुनावों की घोषणा हो गई है, चुनावी बिगुल बज चुका है और बिहार में पॉलिटिकल टेम्परेचर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। वैसे बिहार का पॉलिटिकल टेम्परेचर हमेशा ऊपर ही रहता है। आप बिहार में चले जाए, कहीं भी गांव कस्बे में चाय की दुकान पे आप देखेंगे किस पैशन के साथ लोग पॉलिटिक्स को डिस्कस करते हैं, तो वहाँ टेम्परेचर हमेशा हाई ही रहता है। अभी इस वक्त बिहार में एक घटना बड़ी चर्चा में है और वो ये है कि अशोक महतो एक बाहुबली हैं। उन्होंने अभी शादी की है। 60 से ज्यादा उनकी उम्र हो गई है। और एक लंबे समय तक जेल में रह करके वो आए हैं, उसके बाद भी उन्होंने शादी की है। और ये शादी इसलिए नहीं की है कि उनको कोई परिवार बनाना था, वंश बढ़ाना था, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए है क्योंकि उनको एक तरह से चुनाव लड़ना है। लेकिन वो चुनाव खुद नहीं लड़ सकते क्योंकि 17 साल वो जेल में रह के आए हैं। तो इस बार वो ये चाहते हैं कि उनकी जो पत्नी है, जिनसे उनकी नई नई शादी हुई है, वो चुनावों में उनकी तरफ से खड़े हो जाएं। उनकी तरफ से मतलब है, पत्नी है तो जाहिर है लोग वोट तो उन्हीं के नाम पे देंगे। क्योंकि जिस क्षेत्र से उनको टिकट देने की बात हो रही है, उस क्षेत्र में उन्हीं का प्रभाव है। अब देखिए, बिहार में बाहुबली कोई नया शब्द नहीं है। बिहार में बाहुबली हावी लंबे समय से होते रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त है उसकी। चाहे वो आनंद मोहन हो, पप्पू यादव हो, प्रभुनाथ सिंह हो, सुरेंद्र यादव हो, रामानंद यादव हो, सूरजभान सिंह हो, अनंत सिंह हो, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन इस बार चर्चा ज्यादा इस बात की हो रही है कि भाई एक व्यक्ति जो 17 साल बाद जेल से आया, वो सीधे उसने शादी कर ली। और शादी भी इसलिए की क्योंकि वो खुद चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन अब अपनी पत्नी के माध्यम से राजनीतिक महत्वाकांक्षा जो उसकी है, उसकी वो पूरी कर सके। वैसे आपको बता दूं कि इस बार विधानसभा में जब शक्ति परीक्षण हुआ था, तो नीतीश कुमार की सरकार को बचाने में दो बाहुबलियों की भूमिका की बड़ी चर्चा हुई थी। अनंत सिंह की, जिनकी पत्नी राजद को छोड़ करके एनडीए के खेमे में जाकर के बैठ गई थी, और आनंद मोहन, जिनके बेटे चेतन आनंद, उन्होंने भी पाला बदला। तो एक तरह से 2005 के बाद नीतीश कुमार की सरकार बनने के बाद जो ये माना जा रहा था कि बाहुबलियों का प्रभाव है वो कम हुआ है, वो धीरे धीरे फिर से ऐसा लग रहा है कि वो प्रभाव धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और अशोक महतो उसी की एक अगली कड़ी है। तो आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मेरे साथ पटना से जुड़ रहे हैं डॉक्टर उज्जवल कुमार। स्थानीय संपादक हैं दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के। उज्जवल जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये पूरा जो मामला है, अशोक या महतो, उन्होंने जो शादी की है, भाई ये शादी तो आमतौर पे लोग परिवार के लिए करते हैं, वंश बढ़ाने के लिए करते हैं। ये विवाह के लिए, विवाह जो हुआ है ये चुनाव के लिए हुआ है। ये क्या पूरा मामला क्या, थोड़ा सा बताइए। और क्या वाकई उनको टिकट मिलने जा रहा है मुंगेर से, ललन सिंह के खिलाफ लड़ेंगे वो? क्या स्थिति है, थोड़ा बताइए हमें। पहले तो धन्यवाद राज, आपने ये मौका दिया इसके लिए। आपको बताऊं कि राजनीति में जो इस तरह के बड़े दबंग प्रवृत्ति के लोग रहे, दबंग ही नहीं कहें, इनसे आगे बढ़कर के बात करें कि एक जो मतलब एक गुंडा राज जो फिल्मों में आप देखते हैं, उस तरीके की प्रवृत्ति के लोगों की बड़ी दखल रही है बिहार की राजनीति में। अभी जो ये ताजा मामला अशोक महतो का है, तो जाहिर तौर पर उसी से जुड़ा हुआ है और अशोक महतो पर दर्जनों हत्या का आरोप है, पुलिस कर्मियों की हत्या का आरोप है। अभी जब अशोक महतो 17 साल की जेल की सजा काट कर बाहर आए, तब इन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा राजद सुप्रीमो लालू यादव के सामने रखी। तब लालू यादव ने कहा कि सीधे तुम्हें तो टिकट नहीं दे सकता, दागी का मामला है और तुम सजा याफ्ता भी रहे। तुम शादी करो और उसके बाद तुम मुझसे मिलना। और अशोक महतो ने ठीक लालू यादव के उस निर्देश का पालन किया, शादी की। हालांकि हिंदू धर्म के हिसाब से अभी खड़मास का महीना चल रहा है, बावजूद इसके, क्योंकि लोकसभा का बिगुल फूंका जा चुका है, नॉमिनेशन का क्रम शुरू होगा। पहले चरण के लिए तो अधिसूचना वगैरह जारी हो चुकी है, वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में मतलब हर दिन शुभ माना जाता है, मुहूर्त का इंतजार नहीं किया गया और पटना के ही एक जगदम्बा मंदिर में इन दोनों ने शादी रचाई। अशोक महतो की जो पत्नी है, उनके बारे में बताऊं कि वो नॉर्थ रेलवे की एक सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स हैं, जो दिल्ली में रह करके जॉब कर रही थी। और जब मतलब यूं तो उसने भी
शादी का कोई ताना बाना बुना नहीं था, और अब तक तो उनकी जिंदगी अकेले की ही चल रही थी। लेकिन जब राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने एक उबाल मारा और एक प्रपोजल उनके सामने आया कि आप चुनाव में आ सकती हैं, आप पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ सकती हैं, तो सहर्ष उसने स्वीकार किया, और झट मंगनी पट विवाह वाले फॉर्मूले पे शादी भी हो गई। और शादी के बाद पत्नी के साथ अशोक महतो लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए भी आए, जो राबड़ी आवास है वहां पे। और वहां पे दोनों की मुलाकात हुई। दोनों ने मिलने के बाद कहा कि मैंने बस उनका आशीर्वाद मांगा है। हालांकि राजनीतिक गलियारे में इस बात की चर्चा खूब है कि वो मुंगेर लोकसभा सीट से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, जो अभी जदयू के सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को सीधा सीधी टक्कर देंगे। तो फिलहाल ये मतलब बाहुबलियों का दबदबा तो रहा ही है राज। इसके पहले का भी आप इतिहास देखेंगे, इस बार के पार्लियामेंट्री चुनाव में ऐसे ही बाहुबली आनंद मोहन भी बड़ी दखल देने वाले हैं। हम्म। लवली आनंद ने पिछले ही दिनों जदयू ज्वाइन किया है, और जाहिर तौर पर आनंद मोहन को जेल से बाहर निकालने के लिए नीतीश कुमार ने स्पेशल अमेंडमेंट भी किया। जो जेल मैनुअल था, उस समय महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी, और लालू यादव ने भी हामी भरी। आपको बता दें, आपके दर्शकों को बता दूं कि यहाँ पे जो आनंद मोहन का बेटा था, वो चेतन आनंद, वो भी आरजेडी से विधायक है। पिछली विधानसभा जो बजट सत्र चल रहा था, तो एकाएक सिटिंग विधायक तो आरजेडी का है, लेकिन जब स्पीकर का चुनाव हो रहा था और तमाम चीजें चल रही थी, तो उसने आरजेडी वाले खेमे से अपने आप को अलग करके बीजेपी वाले खेमे में आकर वो लगातार बैठ रहे थे। इसको लेकर के भी उस समय बात चली कि क्यों नहीं इसकी विधायकी रद्द की जाए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं, स्पीकर ही के अपने थे, उसने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन हाँ, वो पाला जरूर बदल लिया है। तो ये पूरा राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा था। और यदि इसके और विस्तार में जाएंगे कि ये कैसे हुआ, तो आपको याद होगा मनोज झा ने संसद में एक कविता पढ़ी थी, ठाकुर का कुआं। तो ठाकुर के कुआं के बाद बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया हुई, और उसके बाद से उसको इन्होंने अपने दिल पे ले लिया, और इसको राजपूतों के प्रति एक घृणास्पद बयान के तौर पर लिया। हालांकि लाख समझाने के बाद भी वो चेतन आनंद और जो उनका पूरा परिवार है, ये इस तो बात को नहीं माना। और अ, जी, नहीं नहीं, वो राजपूतों के खिलाफ वो उन्होंने लिया। उससे ज्यादा तो ये है कि एक तरह से जो उनका पॉलिटिकल जो करियर था जो डूब गया था, उनको एक मुद्दा मिल गया कि जिसपे वो फिर से राजपूतों के बीच सिंपथी ले सके और राजपूतों के नेता के रूप में उभर सके। तो ये मामला था। लेकिन उज्जवल, बात इससे थोड़ी हटके है। आखिर अगर मैं ये पूछूं कि बिहारियों को बाहुबली क्यों पसंद है, ये बिहार के जो लोग हैं, ये बाहुबलियों के प्रति उनका जो प्रेम है, ये जो उमड़ता है और उसको वो अपना नेता मान लेते, चाहे किसी भी जाति का हो। अब देखिए, मुझे लगता है कोई ऐसी जाति नहीं है जिसमें अपनी जाति के बाहुबलियों के लिए प्रेम नहीं है। अब कोई अच्छा व्यक्ति हो उसको नेता मान ले, ये बात तो समझ में आती है कि ये बिहारियों और बाहुबलियों का जो आपसी प्रेम है, ये इसके पीछे क्या राज है? बिहारियों के मन में ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर क्यों है बाहुबलियों के लिए? देखिए राज, इसके लिए आपको पूरा एक सोशल साइंटिस्ट की तरह एक शोध करना होगा। और आपको बताऊं कि बहुत लंबे समय तक लिटरेसी रेट में नीचे रहने के कारण भी ऐसा हुआ है कि धन बल और बाहुबल ये दोनों समाज में सम्मान पाता रहा है। आप एन केन प्रकारेण, यदि आपने धन अर्जित किया और धन के सहारे आप अपने राजनीति में दखल दी और विधायक सांसद बन गए, विधायकी सांसदी आपने अपना की राह पकड़ ली, तो समाज में आप पूजे जा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उसे एक पूरा, खासतौर से अपनी जो युवा पीढ़ी कि है, समाज वो पूछता उनके क्यों है? सवाल तो ये है ना, समाज पूछता क्यों है ऐसे लोगों को? वो जो है एक यूथ तबका बैठा है, जो बड़ी आबादी है पूरे देश भर में है, तो जाहिर तौर पर बिहार में भी युवाओं की एक बड़ी आबादी है। वो इनके ग्लैमर से प्रभावित है, और जाहिर तौर पर ये उन पे खर्च भी करते हैं। ये जितने दबंग बाहुबली होते, इनके इर्द गिर्द युवाओं की एक अच्छी फौज होती, और युवाओं को ये खुल के उनकी मनमानी करने की छूट देते। और नतीजा होता कि मतलब समाज के न चाहते हुए भी उनका वर्चस्व बढ़ता जाता है। और कभी कभी तो आलम यह हो जाता है कि उनके सामने कोई सर नहीं उठा पाता। और बिहार की राजनीति में बाहुबलियों ने जितनी हत्याएं कराई है, पूरा पीछे का इतिहास देखेंगे, पूरा गैंगवार, छोटा छोटा गैंग
हर बिहार के हर हिस्से में रहा है, चाहे आप किसी भी हिस्से की बात कर लें। और एक बड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में लाशें बिछी है। एक दौर ऐसा भी रहा, हालांकि वो क्रम अभी भी समाप्त पूरे तौर पर नहीं हुआ है, उसमें गिरावट जरूर आई है। तो ये पूरा जो मामला है वो एक फैक्टर तो ये है। दूसरा फैक्टर जाति वाला फैक्टर। हमारी जाति का कैसा भी नेता क्यों ना हो, कितना भी दबंग हो, बाहुबली हो, पढ़े लिखे लोग भी उनके पक्ष में आकर खड़े हो जाते। ऐसा देखा देखी भी ऐसी प्रवृत्ति होती है। जब एक राजनीतिक दल के लोग खासतौर से ऐसा करते, तो बुझे मन से ही सही दूसरी जाति के लोग भी अब अपने बाहुबलियों को ढूंढ लाते और उन्हें आगे प्रमोट करते और कहते कि मैं आपके साथ हूं। ये अपने एक बचाव का भी एक ऐसा कारण हो सकता है। तो पूरी जो जातीय गणना, सबसे पहले जातीय सर्वे का श्रेय बिहार को जाता है। इसके पीछे ये तमाम पृष्ठभूमि है, कोई एक दिन की बात ऐसी नहीं है जिसके कारण ऐसा हुआ है। राज। अच्छा, मुझे ये बताइए, अभी अशोक महतो के बारे में आपने बताया वो 17 साल जेल में रह चुके हैं, तो बिल्कुल क्लियर है कि वो तो चुनाव नहीं लड़ सकते, तो इसकी काट निकाली गई है कि भाई आप शादी कीजिए और जी। आपकी पत्नी वहां से उम्मीदवार होंगी। आपने कहा वो सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल थी जो उनकी पत्नी है, तो मतलब शी इज हम्म। वेल क्वालिफाइड, तो ऐसी एक महिला या उनको भी मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो गई उनकी। वो तो ठीक ठाक पढ़ी लिखी होंगी, उनकी कोई बाइट आई है बातचीत से, क्या लगता है कि वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं? और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी इतनी ज्यादा हो गई कि उन्होंने शादी कर ली एक ऐसे व्यक्ति से जो 17 साल जेल में रह करके आया है। अच्छा, अशोक महतो के अलावा और भी कुछ लोग हैं जो और कौन से नाम है जो आपको लग रहा है कि इस चुनाव को प्रभावित करने की या खुल के उसमें शामिल होने की अभी कोशिश कर रहे हैं, और हो सकता है वो कैंडिडेट्स बन जाए किसी न किसी पार्टी के? पहले तो मैं राज आपको बता दूं, अशोक महतो की जो अभी पत्नी बनी है वो आईटी प्रोफेशनल भले हैं, दिल्ली में जॉब भी कर रही थी, रेलवे में जॉब कर रही हैं, नॉर्थ रेलवे में। लेकिन अच्छा, उनका सरकारी गृह एम्प्लॉई है जिला। वो? नहीं नहीं, एक बात जी बताइए कि अगर सरकारी, सरकारी एम्प्लॉई हैं तो वो इस्तीफा सरकारी देंगी, एम्प्लॉई है। उसके बाद वो चुनाव बिल्कुल लड़ेंगी? बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल नौकरी बिल्कुल, वो छोड़ेंगी। इस्तीफा देंगी। उसने उसने मन बना लिया है कि नौकरी छोड़ेगी, राजनीति में कूदेगी। इसके पीछे की पृष्ठभूमि यह है कि चूंकि जो उनकी पत्नी है वो भी उसी इलाके से आती है जहां पे अशोक महतो का वर्चस्व हुआ करता था, नवादा के उसी इलाके से। तो जाहिर तौर हम्म। पर उसने भी बचपन से अशोक महतो का एक प्रभुत्व देखा है, एक बाहुबल को बहुत करीब से देखा है, सुना वो है, किस जाति से जाना आती हैं, है। आपको जानकारी है इस बात की? वो भी इनकी जाति से ही हैं, वो भी इनकी जाति से हैं और उनके इलाके से भी। तो जाहिर तौर अच्छा। पर जिस इलाके में अशोक महतो का एक बड़ा दबदबा था, उस इलाके हम्म। की हैं। भले वो दिल्ली में रह रही हो, जॉब कर रही हो, लेकिन एक प्रभाव तो मन में रहता ही। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे, दूसरा जो इशू उठाया कि और भी ऐसे कौन से बाहुबली हैं। तो अभी यहाँ तो बाहुबलियों की एक लंबी फौज है और वो हर पार्टी में। अभी जैसे इस बार पहली बार आनंद मोहन भी अपनी किस्मत आजमाएंगे, भले पत्नी के सहारे आजमाए। लवली आनंद हालांकि पहले भी सांसद रही पहले हैं। भी सांसद रही हैं, हाँ अ, हाँ। जी, तो पहले भी अशोक सांसद रही हैं। महतो की तरह अभी आनंद मोहन भी तो अब चुनाव नहीं लड़ सकते ना, अब उनकी भी लंबी नहीं सजा लड़ हो गई सकते जेल उनकी में। जी। हाँ। जी जी। तो अभी उनकी पत्नी है, बेटे हैं चेतन आनंद, वो ऑलरेडी विधायक हैं अभी। इसके अलावा यदि आप देखेंगे, एक चर्चा अभी सुनने में आई है, हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, कि जहानाबाद से जो नक्सली के शीर्ष कमांडर रहे अजय कानू भी हम्म। मैदान में उतर सकते हैं या उनका परिवार उतर सकता है, ऐसी भी चर्चा है। हालांकि वो नहीं भी आए तो सुरेंद्र यादव जैसे बाहुबली विधायक, जो महागठबंधन सरकार में कई बार मंत्री रह चुके हैं, कई तरह के संगीन मामलों में वे आरोपित रहे हैं, और ये भी आरजेडी के फायर ब्रांड बाहुबली नेता हैं, तो उनको मैदान में उतारा जा सकता है। इसके अलावा आप देखें, इधर सूरजभान सिंह भी अब अपनी जमीन तलाश रहे हैं, खासतौर से पशुपति पारस के का अस्तित्व संकट में पड़ने के बाद। हालांकि उन्होंने कहा था कि अंतिम अंतिम तक हम आपके साथ ही रहेंगे। तो सूरजभान सिंह जैसे लोग भी इसी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर हैं, पार्लियामेंट्री मेंबर के रूप में वो लोकसभा जाते रहे हैं। ये सब बाहुबली नेताओं की लिस्ट है। ये तो बड़े नाम हैं, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जो इन नेताओं के लिए काम करते हैं, इनकी चुनाव समिति की पूरी रूपरेखा तय करते हैं, इनके चुनाव की पूरी का पूरा प्रारूप तय करते अच्छा उज्जवल, एक हैं। बात राज। बताइए, आप थोड़ा उनका पक्ष भी देखें। मैंने देखा है कई, जैसे पप्पू यादव हैं, उन्होंने कई इंटरव्यू में कहा कि भाई आप लोग बाहुबली शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमारे खिलाफ तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, हमने गरीबों, वंचितों, शोषितों की लड़ाई लड़ी, तो हमें बाहुबली कहना ठीक नहीं है।
और ये हमारे साथ जाती है, चूंकि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो आपको क्या लगता है, इनको बाहुबली कहना जायज है, या उनका जो पक्ष है कि वो दलितों, वंचितों, शोषितों, एक दबाए हुए लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, तो ये शब्द उनके लिए सही नहीं है? और वो ये भी कहते हैं कि भाई हम जनता के द्वारा चुने गए हैं, तो आप हमारे लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए, आप जनता के द्वारा चुने गए बिल्कुल एक जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इससे आपका जो पुराना इतिहास है वो मिट नहीं जाता है। इसी पटना में अभी दानापुर इलाके से रितलाल यादव विधायक हैं। रितलाल यादव पूरे इस गंगा वाले इलाके में जो गैंगवार में शामिल रहे, कितनी तरह के आपराधिक मामले उन पे दर्ज हैं, दिन में सरेआम गोलीबारी, हत्या, तमाम तरह के मामले दर्ज हैं। वो तो जेल से शपथ लेने आए थे। तो ऐसा नहीं है कि आप जनप्रतिनिधि के रूप में आ गए तो आपका सारा पुराना इतिहास खत्म हो जाता है। फूलन देवी भी कभी लोकसभा में पहुंची थी, तो इससे ऐसा नहीं था कि फूलन देवी का पूरा इतिहास खत्म हो गया कि फूलन देवी कौन थी। तो फूलन फूलन देवी भी दस्यु सरगना की रही हैं, शीर्ष नेता रही। तो जाहिर तौर पर वो तो लेकिन आपका आपकी पीछा इस नहीं बात पे छोड़ेगा इतनी। विवाद हो जाएगा, उनके जो प्रशंसक हैं भाई, उनको तो एक रिवॉल्यूशनरी लीडर के तौर पे देखते हैं, जो फूलन देवी का एक बहुत बड़ा प्रशंसक वर्ग है। उनको तो लगता है कि भाई उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई थी और मजबूरी में उन्होंने हथियार उठाया था। तो उनका कहना है कि नहीं, ठीक आप है। उनको ऐसा नहीं कह सकते। मतलब मैं ये दोनों हाँ पक्ष की नहीं, बात देख रहा हूँ कि हाँ एक नहीं तरह नहीं, से हम वो लोग सही। बाहुबली कहते हैं, लेकिन उनका भी एक पक्ष है कि भाई हमें हमने एक दबे हुए लोगों की आवाज उठाई, तो बाहुबली कहना ठीक नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि इसको कितना हमें ये शब्द यूज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अब ये तो बड़ा एक मतलब आपने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया है कि जो सामाजिक शोधार्थियों के लिए एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। अब कैसे इनको बाहुबली नहीं कहें? एक जमाने में यहाँ शहाबुद्दीन सांसद हुआ करते थे। शहाबुद्दीन जो बड़े साहब के नाम से जाने जाते सिवान के इलाके में, मतलब जिनकी मर्जी के खिलाफ कोई पत्ता नहीं हिलता था। तमाम आप पढ़ेंगे वो चंदा बाबू केस को देखेंगे, तो आज भी हम्म। उस घटना को पढ़ करके रोम सिहर जाएगा। वो कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता, वो कोई साधारण मनोवृत्ति का व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस ढंग से तेजाब से नहला करके उनके दोनों बेटों की हत्या की गई और भी तमाम जो चीजें हुई, तो वो पढ़ करके कोई कैसे मतलब उनके लिए बड़ा आदर का शब्द निकाल सकता है? ये एक सामाजिक शोध का विषय हो सकता है। बावजूद आपके डर से यदि जनता वोट देने नहीं जाती, या फिर मजबूरी में आपको वोट दे रही है कि नहीं देने का हश्र मौत से होगा, नहीं देने का हश्र आपके घर से बहू बेटियों को उठा लिया जाएगा, आप किडनैप कर लिए जाएंगे, तो चीजें उससे मिट मिट नहीं जाता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं। क्योंकि चंदा बाबू वाले केस में शहाबुद्दीन की मौत भी जेल में ही होती है और चंदा बाबू आखिर आखिर तक नहीं झुके। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। तो कभी सम्मान सूचक शब्द तो नहीं ही आएगा। भले संवैधानिक बाध्यता हो कि वो माननीय बन गए, इससे समाज में माननीय बनने के लिए तो आपको उसके अनुरूप काम भी करना होता है। केवल विधानसभा और लोकसभा की सदस्यता पा लेना माननीय होने की एक पात्रता है। ये संविधान की सूची के अनुसार संविधान में हो सकती है, समाज में नहीं हो पाए। अच्छा चलिए, ये तो बाहुबलियों की बात हुई। एक अब पप्पू यादव, जो उनको भी बाहुबली कहा जाता है, एक उनका भी एक इतिहास रहा है 90 के दशक का। अभी वो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है, उनकी पत्नी पहले से ही कांग्रेस में है। और तो आपको क्या लगता है, और उससे पहले कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले उनकी लालू यादव के साथ मुलाकात हुई है, वो तस्वीरें भी आई थी। तो आपको क्या लगता है कि पप्पू यादव के कांग्रेस ज्वाइन करने से कौन मजबूत होगा? पप्पू यादव मजबूत होंगे, कांग्रेस मजबूत होगी, महागठबंधन मजबूत होगी, और क्या उनका लड़ना तय है? और तय है तो किस सीट से उनको टिकट मिल सकता है इस बार? देखिए, पप्पू यादव ने पिछले कुछ वर्षों में अपनी छवि सुधारने की पूरी कोशिश की है। पिछले एक दशक में जो एक बाहुबली की छवि थी, उससे निकल करके वो एक सामाजिक छवि अर्जित करने की उन्होंने कोशिश की। आपको याद होगा कि पटना में जिस दौरान बाढ़ आई थी, पटना के कई इलाके में नाव चल रहे थे, राजेंद्र नगर और बहादुरपुर के इलाके में। उस दौरान पप्पू यादव एक ने अपनी छवि एक मसीहा के रूप में साबित करने की कोशिश की, और पत्रकारों की टीम को लेकर के ये घर घर जाकर के पानी पहुंचाना, राशन पहुंचाना और भी तमाम तरह की के रिलीफ के जो कार्य हो सकते थे, तो ऐसी कोशिशें इन्होंने लगातार की। जाप पार्टी बनाई जन अधिकार पार्टी के तौर पे, बहुत इधर उधर हाथ पांव मारा, कुछ हासिल हुआ नहीं। अब उन्हें ये बात समझ में आ गई कि अब बिहार की ही नहीं देश की राजनीति दो धड़े में बट गई है। बीच वालों का कोई स्थान बचा नहीं।
ऐसे में या तो इनको किसी पार्टी में का समर्थन हासिल करना, या तो ये महागठबंधन की ओर अपनी पार्टी का रुख करते। लेकिन चूंकि कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है इनका, हाँ पूर्णिया के इलाके में ये जरूर अपनी पकड़ मजबूत रखते हैं। और इसी उम्मीद से ये आए भी कि पूर्णिया सीट पर ये दावेदारी ठोक सकेंगे। हालांकि ये तो वक्त बताएगा कि इनकी मंशा पूरी हो पाती है या नहीं। फिलहाल तो अभी वो कांग्रेस में इसी उम्मीद से शामिल हुए। से जी राज। 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले इनकी एक मुलाकात नरेंद्र मोदी के साथ भी हुई थी। और उस वक्त इन्होंने ये दोनों को हराने की बात कर रहे थे, नीतीश कुमार को भी, क्योंकि गठबंधन था उस समय 2015 में। तो इनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई है। ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त वो कोई एक सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग थी उनकी बीजेपी के साथ, लेकिन वो चुनाव तो बीजेपी भी हार गई। तो इस बार आपको लग रहा है उनको टिकट कहाँ से मिलेगा? पूर्णिया से, मधेपुरा से, कहाँ से उनको टिकट मिलेगा? ऐसे ये उसी कोसी वाले बेल्ट से अपनी टिकट की दावेदारी चाहते हैं। पूर्णिया और मधेपुरा दोनों इनकी पसंदीदा सीटों में होगा। अब वो तो पार्टी की अपनी इनकी महागठबंधन की क्या नीति होती है, क्या रणनीति होती है, उस हिसाब से तय हो पाएगा। लेकिन ऐसे ये चाहेंगे कि उसी कोसी वाले इलाके से ये अपनी दावेदारी पेश करें। अब देखना है कि उसमें ये सफल हो पाते हैं या नहीं। अच्छा उज्जवल जी, चलते चलते ये भी कि ये पशुपति कुमार पारस, उनकी तरफ से क्या अपडेट है? उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा मंजूर हो गया, अब वो कहाँ जा रहे हैं? राजद की तरफ से कोई कॉन्क्रीट ऑफर है उनके पास, या अभी वो बस इंतजार कर रहे हैं कि कोई बुला के मुझे टिकट दे, या नहीं तो निर्दलीय लड़े? तो क्या, किस स्थिति में है अभी पशुपति कुमार पारस? क्या अपडेट है? अ, कल एक राजद के शीर्ष नेता हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाते हैं, सुनील सिंह, सुनील कुमार सिंह, हम्म। बिस्कोमान के अध्यक्ष भी हैं। बिहार की राजनीति में मतलब ये खुल करके बोलते रहे हैं। जिस समय गठबंधन की महागठबंधन की सरकार थी, उस समय भी नीतीश पर टीका टिप्पणी करने से ये बाज नहीं आते। और शायद राजद ने उनको इसके लिए छूट भी दे रखी है। कभी कल ही उनका एक बयान आया था, हालांकि उन्होंने इसे अपना निजी बयान कहते हुए कवर अप करने की कोशिश की कि पशुपति पारस एक छूटा हुआ कारतूस है। तो छूटे हुए कारतूस का कोई मोल नहीं होता, और उस छूटे हुए कारतूस को कोई क्यों रखना चाहेगा। तो जाहिर तौर पर जब उनका कोई जनाधार नहीं रहा, एक एक करके उनके नाव के जितने मुसाफिर थे वो छलांग लगा करके पाला बदल चुके हैं, तो अब वो अकेले रह गए। एक ऐसे कैप्टन हैं जहाँ पे उनके पीछे कोई नहीं। अभी तो एक चर्चा ये भी आई थी कि जो उनका भतीजा है, रामचंद्र पासवान का बेटा प्रिंस, वो भी चिराग के पास मिलने के लिए जाने वाले हैं, या फिर उनसे संपर्क साध रहे हैं। तो कुल मिलाकर के पशुपति पारस एक ऐसी टीम के कैप्टन हैं जिनके आगे पीछे अब कोई है नहीं। तो जाहिर तौर पर अब वो निर्दलीय एकमात्र ऑप्शन है। अब वो अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए यदि वो चुनाव मैदान में कूदते हैं तो ठीक है। ये उनका, मुझे लग रहा है कि उम्र के हिसाब से भी आखिरी ही चुनाव होगा। थक चुके हैं अब। पिछली बार गेंद उनके पाले में था, इस बार गेंद उनके भतीजे चिराग के पाले में है। और उन्होंने अब बाजी मार ली है, 5 सीटें अपने लिए आरक्षित करवा ली हैं। और अब वो उन सीटों को लेकर के अपना चुनावी दंगल में वो कूद चुके हैं। जी राज। अच्छा ये तो आपने कहा। अच्छा ये बताइए कि एनडीए ने तो, उसमें तो सीटों का बंटवारा हो गया है, ये गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसी खबरें आ रही हैं कि राजद और कांग्रेस के बीच में कोई खींचतान चल रही है। और एक चीज ये भी है कि पप्पू यादव ने जो कांग्रेस ज्वाइन की है, तो कांग्रेस के जो राज्य के प्रेसिडेंट हैं अखिलेश जी, वो बड़े खुश नहीं है इसको लेकर के, बहुत ज्यादा खुश नहीं है। तो एक तो ये बताइए कि अखिलेश जी क्यों ना खुश हो सकते हैं पप्पू यादव के आने से, और दूसरे की गठबंधन में सीटों के बंटवारे पे क्या स्थिति है? कितना टाइम अभी वो और लेंगे? क्योंकि अब तो घोषणा हो चुकी है, नोटिफिकेशन भी इशू हो चुका है, तो अभी कितना टाइम लगेगा? देखिए, पप्पू यादव जिस दिन पार्टी में शामिल हो रहे थे, उसी दिन कांग्रेस के जो बड़े नेता थे उन्होंने इनको पार्टी का थोड़ा चाल चलन भी बताया है। उसी मौके पे स्टेज पे ही इनको थोड़ा कड़े हाँ। लहजे में कहा कि ये कांग्रेस का चलन नहीं है। जब ये थे तो ये होता क्या है कि पप्पू यादव चलते तो 10-20 लड़कों की जमात इनके साथ वो चलती है, जिंदाबाद के नारे जो लग हर रहे थे जगह वहां पे। हाँ जिंदाबाद के नारे लगाए थे, पप्पू यादव जिंदाबाद। तो हम्म। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को नागवार गुजरा, और उन्होंने मंच पे ही इन्हें टोका कि ये कांग्रेस का चलन नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं होता है, अपनी इस आदत को बाहर छोड़ करके आइए। तो एक तरह से उनको ये संदेश देने की भी कोशिश की गई है कि आप थोड़ा आए तो हैं लेकिन अनुशासन में रहें। ये जो नहीं, अखिलेश अल्हड़पनवादी अखिलेश आपकी। सिंह को क्या परेशानी है? तो चलिए मैं समझ गया, लेकिन अखिलेश जी से भी तो राय ली गई होगी ना। अब अखिलेश जी ऐसा तो है नहीं कि पप्पू यादव को जानते नहीं, कौन नहीं जानता बिहार में उनको।
तो पहले तो जाहिर उनसे राय ली गई जाहिर होगी। तो, जाहिर तौर पे पप्पू यादव एक ऐसे नेता के तौर पर हैं जो बहुत मीडिया फ्रेंडली हैं, और जिनका मतलब सरोकार मीडिया में अपनी ये जगह बनाने में ये अपना मतलब कोई ना कोई स्कोप ढूंढ लेते हैं। इस मामले में अखिलेश यादव थोड़े पिछड़ जाते हैं। तो और उन्हें ये डर लग रहा है, मतलब हर इनसिक्योरिटी है। उन्हें बिल्कुल इनकी लोकप्रियता से थोड़ी डर भी है। पप्पू यादव की एक खासियत ये है कि कहीं भी कोई दंगा फसाद, आगजनी, कोई भी ऐसी आपदा विपदा आती है तो ये तत्काल वहां पहुंचते और अपने पॉकेट फंड से वो 10,000, 20,000, 50,000 रुपया ये बांटते रहे हैं, आज से नहीं पिछले एक दशक से। तो इसके हम्म। कारण मीडिया में ये सुर्खियां बटोरते रहे हैं। तो पप्पू यादव के आने से अखिलेश सिंह को हो सकता है खतरा होगा कि आने वाले समय में कहीं हमारी कुर्सी का दावेदार न हो जाए। जिस ढंग हम्म। से पप्पू यादव अपने अपना ट्रेंड बदलते रहे हैं, खासतौर से लोगों की लोकप्रियता बटोरने के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ऐसी आशंका होगी अखिलेश सिंह को, क्योंकि कांग्रेस में अभी कोई ऐसा नेता दिखता नहीं जो बहुत मीडिया में जगह पा सके, अपनी अपने बदौलत, अपने काम के बदौलत, या अपनी छवि के बदौलत। कोई ऐसा शीर्ष नेता फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है कांग्रेस में। तो जरूर इस बात की आशंका से अखिलेश डरे होंगे कि ठीक है। पप्पू यादव कहीं वो जगह ना पाए। जी। और ये गठबंधन में क्या चल रहा है, सीटें कब तक फाइनल हो सकती हैं, कोई जानकारी है आपके पास? क्योंकि एनडीए ने तो अपना सीट बता दिया कि भाई किसको कितनी सीट मिल रही है, गठबंधन में इतना टाइम क्यों लग रहा है? देखिए, गठबंधन के साझेदार इस बार बढ़ गए हैं, गठबंधन का कुनबा बढ़ गया है। जैसे पिछली बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन में वामपंथी पार्टियां के साथ थी, तो उनका कुनबा बढ़ने से भी थोड़ी पेचीदगियां फंसी है। अब जाहिर तौर पर वो भी अपनी सीटों की दावेदारी करेंगे, तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा कुनबा बढ़ा है और सब अपनी अपनी बातों को लेकर के अड़ा हुआ है। जिसका जो प्रभाव वाला क्षेत्र है वो वहां से हटने को तैयार नहीं है। तो ये एक बड़ा मामला है। हालांकि इनके जो नेता हैं बार बार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन अंदर खाने में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो देखते हैं, बातें तो उतनी बाहर आ पा रही हैं जितना, खास तौर से कोई हम्म। खुल करके इस पे नहीं बोलना चाह रहा कि अभी बड़ा नाजुक दौर में है, कहीं मामला बिगड़ न जाए। किसी भी तरीके से महागठबंधन के तमाम साथियों को रोक करके रखना है। कुंदवा बढ़ा है इसलिए भी थोड़ी परेशानी है। जी राज। ठीक है, हम लोग बिहार की खबरों पे नजर रखेंगे और अपने दर्शकों को बताते रहेंगे। उज्जवल जी, आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद।